अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज सरिशु पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के अवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, तो नाजरीन ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पर अब बात की जाएगी आज की बड़ी खबरों के हवाले से, अहम खबरों के हवाले से। तो पाकिस्तान नामा में आज हम क्या डिस्कस करेंगे आपको बताएंगे। 62 के तहत सियासतदानों की ताहियात नाअहली से मुतालिक केस, सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की समाअत का अहवाल आज आपको हम बताएंगे। इसके अलावा इंतखाबात में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट कैसे होगी, जाती उम्रा में नून लीग के बड़ों की बैठक, अहम उमूर पर मुशावरत भी की गई है। और सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी में अद्वियात की किल्लत है, मरीज ख्वार होना शुरू हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहियात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने 7 रुकनी लार्जर बेंच अपनी सरबराही में ये समाअत की और अदालत ने सवाल उठाया कि किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके। और समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल आपका मौकिफ क्या है, इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि ताहियात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले, जबकि इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि ये विफाक का बनाया गया कानून है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि 4 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल करें और मुशावरत के बाद अदालती मुआवन भी मुकर्रर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत 4 जनवरी दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। तो इस टाइम आपको बड़े अहम केस के हवाले से हम अपडेट्स दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की नाअहली के हवाले से मुतालिक जो उस केस की समाअत हुई उसका अहवाल यह है कि चीफ जस्टिस की जानिब से काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है। अदालत ने सवाल उठाया है, ये कहा है कि आईनी मसले पर बातचीत की जाए कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहियात नाअहली जो है उस पर बात की जाएगी और साथ में किसी शख्स को अगर एक बार सजा मिल गई तो क्या बात वहां पर खत्म नहीं हो जानी चाहिए या बात को ज्यादा प्रोलॉन्ग करना चाहिए। और ये भी कहा गया कि इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले चलने चाहिए। चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया और जिसमें अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये जवाब दिया गया कि दरख्वास्त है और इलेक्शन एक्ट विफाक का बनाया गया है, कानून है, इसकी मैं तायद भी करूंगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ऐसा कहा गया और इसके अलावा ये तासुर ना लिया जाए कि जो अदालत है वो किसी भी एक जमात की हिमायत कर रही है, ऐसा जो है ना किया जाए। और इस हवाले से सईद बलोच इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। सईद बलोच, बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज बड़े अहम केस की समाअत हुई है 62(1)(f)(a) के तहत। ये बताइएगा कि नाअहली के हवाले से क्या कहा गया, अहम रिमार्क्स क्या सामने आए थे और अब समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अहम रिमार्क्स के हवाले से बताइएगा मुकम्मल समाअत। देखिए, बड़ा अहम केस है क्योंकि तकरीबन 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस का फैसला करने जा रही है। लेकिन आज की जितनी भी अब तक समाअत हुई है उससे एक चीज़ तो ये वाज़े हुई है कि बेशक पीडीएम हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता साल जून के महीने में इलेक्शन एक्ट 2017 में सेक्शन 232 शामिल किया गया, जिसके तहत नाअहली की मुद्दत का तयन करते हुए उसकी मुद्दत 5 साल के लिए मुकर्रर की गई। लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ताहयात नाअहली से मुतल्लिक वो फैसला भी इस वक्त फील्ड में मौजूद है और आज केस की समाअत के दौरान ठीक है, आज समाअत बड़ी अहम समाअत हुई है जिसमें चीफ जस्टिस के बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) है जिसके तहत सियासतदानों की ताहियात नाअहली से मुतालिक केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा जो है उनकी सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने इस बड़े अहम केस की समाअत की है। और अदालत ने सवाल ये उठाया उस टाइम जब समाअत हो रही थी, ये कहा गया कि किसी शख्स को एक बार अगर सजा मिल गई तो क्या बात खत्म नहीं हो जानी चाहिए वहीं पर। और साथ में ये भी कहा कि ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना वो बंदा लड़ सके। समाअत के आगाज की बात की जाए तो वहां पर चीफ जस्टिस से पूछा कि अटॉर्नी जनरल आपका मौकिफ क्या है,
इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चलना चाहिए? इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अदालत से दरख्वास्त है कि ताहियात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले, जबकि इलेक्शन एक्ट की तायद भी करूंगा। हमारे साथ मौजूद है सईद बलोच, हमारे नुमाइंदे। सईद बलोच, बताइएगा, आप कंटिन्यू करें अपनी बात। देखें, बड़ी अहम ये समाअत रही है और केस की समाअत का जब आगाज हुआ तो वफाकी हुकूमत के वकील अटॉर्नी जनरल की जानिब से अपने दलाइल का आगाज करते हुए कहा गया कि आर्टिकल 62(1) एक्ट के तहत नाअहली की सजा 5 साल करने की कानून साजी की मैं हिम्मत करता हूँ। नवाज शरीफ का हयात नाअहली फैसले पर भी नजरसानी होनी चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस काजी साइद ईसा की जानिब से अटॉर्नी जनरल से ये इस्तफसार किया गया कि दरखास्त गुजार में से कौन कौन ताहयात नाअहली की हिमायत करता है, जिस पर दरखास्त गुजार सदाउल्लाह बलोच, एडवोकेट खुर्रम रज़ा और उस्मान करीम ने ताहयात नाअहली की हिमायत की। अटॉर्नी जनरल की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया कि इलेक्शन एक्ट में दी गई नाअहली की मुद्दत की हिमायत करता हूँ और अदालत समीउल्लाह बलोच के मुकदमे में नजरसानी करे। इसके अलावा जो बादशाह कैतरानी के खिलाफ जो दरखास्त गुजार थे उन्होंने भी ताहयात नाअहली की मुखालफत कर दी। वकील साकिब जिलानी की जानिब से अदालत के रूबरू ये कहा गया कि मैंने मीर बादशाह कैतरानी के खिलाफ 2018 में दरखास्त दायर की, जब 62(1) एक्ट के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आया था। अब इलेक्शन एक्ट में 232 शामिल किया जा चुका है, इसलिए ताहयात नाअहली की तक सजा की पैरवी नहीं कर रहा। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 62(1) एक्ट के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के लिए फैसले के दोबारा जायजे की भी इस्तदा की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल आपका मौक़िफ़ क्या है, क्या इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले? अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये जवाब दिया गया कि अदालत से दरखास्त है कि ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले। इलेक्शन एक्ट की तायद करूंगा क्योंकि ये वफाक का बनाया गया कानून है, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कि इस मामले पर एडवोकेट जनरल का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं, जिस पर उन्होंने तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल कमरा अदालत में मौजूद थे, उनसे ये कहा कि आप अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं या मुखालफत, जिस पर जो तमाम एडवोकेट जनरल थे उन्होंने अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ केस की समाअत मौक़िफ़ पे तायद भी की गई और ये कहा गया कि अगर एक शख्स को एक मरतबा सजा मिल जाए तो क्या वो दोबारा इंतखाबात नहीं लड़ सकता? ये कैसी बात हुई? बहुत शुक्रिया सईद बलोच, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। आईजी सिंध निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध के साथ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। जो कि 213 पे फिगर आई है। इसमें आपको बता दूं कि इसमें एक तो IMEI जो होता है उसको चेंज करने वाले जो यहाँ पे होते हैं उन गैंग्स को पकड़ा गया है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ से कुछ जो महंगे मोबाइल थे वो यहाँ से स्मगल हो रहे थे अफगानिस्तान, ईरान, दुबई, उस गैंग को भी हमने अनर्थ किया है, उसमें भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तीसरी बात जो हमें किसी को मालूम नहीं थी, ऐसे गैजेट्स हैं जो ऑफिशियली इम्पोर्ट होके आ रहे थे चाइना से और बाकी जगहों से, और वो यूज़ हो रहे थे इस IMEI नंबर को चेंज करने में। उस गैंग को हमने पकड़ लिया है हैदराबाद से, और उसका हमने पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे उन्होंने वो गैजेट सप्लाई किए हैं, बेचे हैं, हमने हर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को इतला दी है। हमने कस्टम वालों को भी बताया कि ये जो इम्पोर्ट्स हो रही हैं ये हमारे लिए ख़तरनाक हैं। मोबाइल फोन्स की स्नैचिंग का मैंने आपको बताया, 2 व्हीलर्स का जो है वो 180 से 143 हुआ है परसेंटेज नंबर 280 पर डे से, मतलब उसमें भी एक विजिबल जो है वो रिड्यूस हुई है। एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अदरवाइज शायद आपको फील ना हो रही हो, आपने देखा कि इलीगल इमिग्रेंट्स अफगानियों पे ऑपरेशन शुरू हुआ था 1 नवंबर से, लेकिन जैसे ही नई टीम ने चार्ज लिया था तो अगस्त में जो थे वो 22 केसेस थे और 71 लोग गिरफ्तार किए गए थे, अफगान जो इलीगल या मुहाजिरीन जिनको हम कहते हैं। सितंबर में अंडरस्टैंडिंग कि ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है स्ट्रीट क्राइम में भी और बाकी हीनियस ऑफेंसेस में भी। सितंबर में, अगस्त में 71 लोग पकड़े गए, सितंबर में 817, अक्टूबर में 457 लोग पकड़े और उनको जेलों में भेजा। तो पूरे साल में अगर 2308 पकड़े थे तो 1274 उसमें से हमने इन 2 महीनों में पकड़े। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, अक्टूबर में फिर आखिरी कुछ दिनों में हमने ये ऑपरेशन रोक दिया था। इसलिए रोका था कि गवर्नमेंट की एक डेडलाइन आ गई थी कि आप जो है वो अपने वॉलंटरीली पाकिस्तान से चले जाएं। बज़ाहिर जो इसका इम्पैक्ट आया है, जो 1350 लोग पकड़े गए हैं,
बजाय जो उस टाइम पे है, आप सब जर्नलिस्ट हैं, आप सबको पता है कि कराची में कुछ ऐसे हीनियस ऑफेंसेस होते थे जहां पे हाउस डकैतियां होती थी, उसके साथ ही मर्डर या रेप भी होते थे। इस पूरे टाइम में ऐसा एक भी केस नहीं हुआ, आप सब विटनेस है इसके। अल्हम्दुलिल्लाह इसी टाइम में एक भी पुलिस की शहादत नहीं हुई। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रोएक्टिव पुलिसिंग, जिसपे जो है वो हेड ऑन लिया गया इनको। और स्ट्रीट क्राइम में भी जो एक कमी आई है, उसका एक रीजन मैं आपको बता दूं कि इनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ है। 225 ऐसे रेड हैंडेड लोग पकड़े गए थे पिछले साल में जो अफगान थे। इवन जब ये ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त भी जो वारदातें हो रही थी, उनमें भी जब ये जा रहे थे, उसके जाने के टाइम पे भी ये दे वर वेरी मच इन्वॉल्व इन स्ट्रीट क्राइम्स। एक एनकाउंटर हुआ था, गाड़ी छीन रहे थे, 4 लोग उसमें मारे गए थे, मोबाइलें छीन रहे थे, पैसे छीन रहे थे, और जब उनको चेक किया गया तो उनमें से 3 अफगानी थे। सेम वे मैं आपको थोड़ा प्रोएक्टिव पुलिसिंग का भी बता दूं कि वो किस तरह हुआ है। अननेसेसरी जो पुलिस स्टाफ थे ऑफिसों में दाएं बाएं, उनको वहां से निकाल के शाहीन फोर्स को बेहतर किया गया, रोड पे लाया गया। और मई टू अगस्त अगर 318 एनकाउंटर डेली हो रहे थे, तो ये 475 हुए हैं, जो केयरटेकर सेटअप का हमारा टाइम है तकरीबन। इसमें वैसे अगर अगस्त से आप देखेंगे तो 100% इंक्रीज है इसमें। सेम वैसा जो रॉबर्स किल्ड या मर्डर्ड थे या जो जख्मी हुए थे, अगस्त तक उनका फिगर जो था 4 महीनों का, वो था 438, और सितंबर टू दिसंबर ये चला गया है 567 पे, 567। तो एनकाउंटर्स ज्यादा हुए हैं, गिरफ्तारियां ज्यादा हुई हैं, हलाकतें ज्यादा हुई हैं सर। बाकी यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। अहम खबर शामिल करते हैं। पंजाब हुकूमत का स्मोक में कमी के लिए एक बार फिर से मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम मतलूबा बादल आते ही मसनूई बारिश बरसाएगी, और ये सूरत हाल है। वकास ख्वारी हमारे साथ है, लाहौर से नियो के नुमाइंदे। वकास ख्वारी, बताइएगा कब तक मुतवक्के है मसनूई बारिश बरसाने वाला जो अगला टेन्योर है? आज बिल्कुल पंजाब में स्मोक की सूरत हाल के पेश नज़र एक मरतबा फिर मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां की जा रही हैं। यूई टीम के सरबराह से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात भी हुई है। मुलाकात में ये तय पाया है कि मसनूई बारिश जो है वो दोबारा बरसाई जाएगी। इसके लिए मुनासिब बादलों का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही मुनासिब बादल आएंगे तो यूएई की मदद से एक मरतबा फिर मसनूई बारिश बरसाने की एक कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस मरतबा जो दिसंबर है वो भी उस तरह जो रिवायती बारिश होती थी उसके बगैर ही गुजर गया। तो पंजाब में स्मोक की सूरत हाल एक मरतबा फिर अबतर हो रही है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आला ने स्मोक में कमी के लिए मसनूई बारिश बरसाने वाली यूएई टीम की काविशों को सराहा और उनका शुक्रिया भी अदा किया है। ठीक है वकास खौरी, ये बताइएगा कि कब तक इम्कान है कि मसनूई बारिश को बरसाया जाएगा, और क्या इसके ऊपर भी कोई लागत आएगी? जी, ये जो मनसूबा है ये यूएई की ताउन से किया जा रहा है, तो पंजाब हुकूमत की इस पर जो है वो लागत नहीं आ रही। ताम बारिश का जो वक्त है उसका भी तयन नहीं किया जा सका, क्योंकि इसके लिए जो मुनासिब बादल हैं उसका इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही साजगार मौसम और मुनासिब बादल आएंगे उसके बाद यूएई की टीम जो है वो ये फैसला करेगी कि दोबारा जो है वो रेफल फायर किए जाए और मसनूई बारिश का एहतमाम किया जाए। ठीक है वकास खौरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पर हम खबर शामिल करें, लाहौर के बड़े मेयो अस्पताल की इमरजेंसी की तामीर 9 इंतजामी नाहली की भीड़ चढ़ गई है। तामीर 9 के लिए 93 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए गए, मगर 50 करोड़ के फंड से इस्तेमाल ना हो सके। अफसरान की मुजरिमाना गफलत से सिर्फ 43 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च हो सके हैं। मुकम्मल करने की जो डेडलाइन थी वो 30 जनवरी है। मंसूबा ताखीर का शिकार होने का भी खदशा है। सरकारी रिपोर्ट में ये इंकशाफात है जो कि सामने आई है। और बात कर लेते ब्यूरो चीफ हमारे साथ न्यू न्यूज के हैं मियां नवीद लाहौर से। मियां नवीद, बताइएगा ये क्या मामला है? 93 करोड़ से इसमें 43 करोड़ रुपए सिर्फ अभी तक खर्च किए गए हैं, इसकी वजह क्या है और जो मंसूबा है ये भी लटकने का खदशा है? जी बिल्कुल, सरकारी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया और इस रिपोर्ट में जो है वो ये भी बताया गया कि तकरीबन फंड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया, 50 करोड़ इस्तेमाल नहीं किए गए।
इससे पहले भी 2 से 3 मरतबा डेडलाइन दी गई थी, लेकिन मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। एक मरतबा फिर जो है वो ये मनसूबा तस्कीर का खदशा हो सकता है। तब क्योंकि एक बड़ा अस्पताल और इसकी इमरजेंसी है और बर वक्त मुकम्मल ना हो तो मरीजों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ये मनसूबे के मजबूरी तौर पर जो बजट जारी किया गया तो उसमें 50 करोड़ से जायद बजट इस्तेमाल ही नहीं किया गया। ठीक है। अच्छा मियां नवीद, साथ में ये भी बताइएगा कि मियो अस्पताल क्योंकि सरकारी अस्पताल है तो उसके ऊपर कोई नजर नहीं रखी जाती, वहां पर अद्वियात किल्लत का भी मामला हुआ, उसके बाद अब ये वाला फंड्स की जो है वो भी पूरे इस्तेमाल नहीं हुए। डेडलाइन 31 जनवरी तक दे दी गई है। लगता क्या है कि अगर स्पीड अप भी काम किया जाता है तो वो डेडलाइन को मीट कर लेंगे? जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से मुतअद्दिद दौरे भी किए गए हैं इसको बर वक्त मुकम्मल करने के लिए। उन्होंने हदायत भी जारी की गई है, लेकिन स्पेशल हेल्थ के डिपार्टमेंट, CNW डिपार्टमेंट और ठेकेदार की जो मुबैना मिली भगत है और ये उनकी नाअहली है कि ना तो यहाँ पर जनरेटर खरीदे जा सके और ना ही लिफ्ट का काम मुकम्मल हुआ, बल्कि यहाँ पर जो है वो बंद यूनिट, फील्ड वार्ड, प्राइवेट रूम की जगह भी मुकम्मल ना हो सकी, वो भी काम करने वाला। तो काफी अभी काम पड़ा है, लेकिन टाइम भी थोड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि इस मनसूबे को मुकम्मल करने के लिए कहीं और तो नहीं ज्यादा टाइम दिया जाएगा, क्योंकि पहले 2 से 3 मरतबा इसकी टाइमलाइन दी गई थी कि इसको मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। जी। अच्छा मियां नवीद, महकमा सेहत की जानिब से इस इंतजामी गफलत पर कोई एक्शन लिया गया है अभी तक? बिल्कुल, ये क्योंकि सरकारी रिपोर्ट है, ये ऑडिट है एक हिसाब से। इस सरकारी रिपोर्ट में तो कुछ और भी इंकशाफ किया गया है कि इसमें ना तो जो है वो मजदूरों को बर वक्त टाइलें दी गई जो टाइलें लगाई जानी थी, उसके साथ इंतजाम भी नहीं किए गए। तो इसके ऊपर महकमा सेहत को जो है वो यकीनी तौर पर पूछा जाना चाहिए, चूंकि CNW और महकमा सेहत दोनों जो है वो इसके जिम्मेदार है। CNW डिपार्टमेंट उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है, सेक्रेटरी CNW इस महकमे इस काम को देख रहे हैं और रेनोवेशन को देख रहे हैं। तो एक बड़े अस्पताल की रेनोवेशन की जो तमीर नो का काम है वो नाहली की बेड़ चढ़ रहा है। तो यकीनी तौर पर निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब इस पर नोटिस लेंगे, क्योंकि वो इसको मुकम्मल करने के लिए कई मरतबा जो है विजिट खुद कर चुके हैं ताकि इसको बर वक्त मुकम्मल किया जाए। और जो मरीज है फिल वक्त, क्योंकि अभी प्रॉपर इमरजेंसी यहाँ पर नहीं है, अब ये जैसी रेनोवेशन होगी तो फिर इसको जो है वो इसका इफ्ताह किया जाएगा और फिर जो है मरीज इस अस्पताल की इमरजेंसी इलाज मुआवजा करवा सकेंगे। तो यकीनी तौर पर निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब नोटिस लेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां नवीद, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। तो महकमे सेहत पंजाब अस्पतालों में जान बचाने वाली जो अद्वियात है वो फराहम करने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। मरीज ख्वार होने लगे हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का इमरजेंसी में मरीज सिरिंज और इंजेक्शन समेत दीगर अद्वियात बाहर से खरीदने पर मजबूर है, जबकि डॉक्टर्स के लिए मास्क और ग्लव्स भी वहां पर मौजूद नहीं है। इसी हवाले से लाहौर से नुमाइंदा नियो मोहसिन अलवी हमें बताएंगे। जी मोहसिन, बताइएगा। जानिब तो निगरान हुकूमत की जानिब से अस्पतालों की रीवैम्पिंग के ऊपर अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हालात ये हैं कि इमरजेंसी के अंदर भी जान बचाने वाली अद्वियात दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद हैं। यहाँ पर आने वाले मरीजों को डॉक्टर जान बचाने वाली अद्वियात सिरिंज, पायोडीन तक जो है वो लिख कर देते हैं, जो वो बाहर स्टोरों से खरीद कर लाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अस्पताल के अंदर, इमरजेंसी के अंदर जो बुनियादी अशिया हैं, जो बुनियादी अद्वियात हैं, वो भी दस्तयाब नहीं है, जिसमें अगर हम बात करें तो इमरजेंसी में सिरिंज, पायोडीन, सर्जिकल ब्लेड, सर्जिकल गाज रोल, किनोला, स्टिचेस आगे तक जो है अब वो मरीज बाहर से लाने पर मजबूर हैं। अस्पताल इमरजेंसी के अंदर भी जान बचाने वाली अद्वियात दस्तयाब नहीं है। दूसरी जानिब डॉक्टर्स के लिए मास्क, सैनिटाइज़र और जो दीगर सामान है वो भी दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से डॉक्टरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मरीजों का यह कहना है कि अगर अरबों रुपए हुकूमत रिवैम्पिंग के ऊपर लगाई जा रही है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए जो बुनियादी ज़रूरत है मरीजों की, अस्पताल इमरजेंसी के अंदर अद्वियात का दस्तयाब ना होना एक सवालिया निशान है। हमें बताया जाए कि मरीज कहाँ जाए? अगर सरकारी अस्पताल के अंदर भी सिरिंज तक दस्तयाब नहीं है तो सरकारी अस्पताल के अंदर आने का क्या फ़ायदा है? दूसरी जानिब डॉक्टर्स का यह कहना है कि वो अद्वियात लिख कर देने पर मजबूर हैं, क्योंकि अस्पताल इमरजेंसी के अंदर अद्वियात दस्तयाब नहीं है। जो इंडोर सर्विसेज हैं वहाँ पर जो है सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके अपने लिए अद्वियात दस्तयाब नहीं है, तो वो मजबूर हैं मरीज़ों को लिख के देने के लिए, वो बाहर से लेके आए। हालांकि इमरजेंसी के अंदर जो मरीज़ आते हैं उनको फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है। ऐसे में जब उनको बाहर से अद्वियात ख़रीद के लाने के लिए कहा जाता है तो मरीज़ की हालत और ज़्यादा तशवीशनाक हो जाती है। मरीज़ों का कहना है कि हुकूमत इसके ऊपर नोटिस ले और इस संगीन गफलत के ज़िम्मेदारों को जो है सज़ा दी जाए कि अस्पताल इमरजेंसी के अंदर भी अगर अद्वियात दस्तयाब नहीं है तो फिर अस्पतालों की अफादियत जो है उसके ऊपर सवालिया निशान है। जी, तफसीलन हमें अपडेट किया। तो पंजाब के अस्पतालों की ताज़ीन और आइश पर आवाम का भी जो मिला जुला रद्द अमल है वो सामने आ चुका है। तो हमारे शहरी कहते हैं कि सरकारी अस्पताल में अद्वियात की फराहमी और मरीजों को सहूलियात ना देने की ज़रूरत है।
अस्पतालों की इमारत की चमक धमक से आवाम को कोई फायदा नहीं होगा। कुछ शहरी अस्पताल में तामीरात को बेहतरीन इकदाम करार देते। इस हवाले से आवाम से जब बात की, वो जानिए आप आवाम से बात में। सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए आते हैं कि हमें यहाँ से कोई रिलीफ मिले, वो तो मिल नहीं रहा। अंडरपासों पे पैसे लगाई जा रहे, मेडिसिन का कोई पैसा है नहीं इनके पास। पहले इन्होंने 3 घंटे जलील कराने ने, जेड़ा भी कोई गरीब आंदा है जिंदा कोई रेफरेंस नहीं है, और जेड़ा प्रोटोकॉल आला है कोई चक्कर नहीं है। कोई फोटोकॉपी की मशीन ऊपर से लाइट गई हुई है, मरीज अंदर मर रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि इसकी फोटोकॉपी करवा के अभी लेके आए। यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक। आगे बढ़े, बात करें कागजात नामजद की मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ दरख्वास्तें दायर करने का सिलसिला जारी है। कराची में कौन कौन से अहम उम्मीदवारों ने कागजात नामजद की मुस्तरद होने के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू किया है, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद शाह। जुनेद शाह, बताइएगा किन के खिलाफ अपीलें दायर की गई हैं, किन के खिलाफ नहीं की गई और किन्होंने ट्रिब्यूनल से रुजू किया है? इंतखाबात 2024 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ आज दूसरे रोज़ भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी रहा। आज 18 से ज़ायद उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें दायर की गई, जिसमें से 10 से ज़ायद NA के हल्के पे जो है वो अपीलें दायर की गई, जबकि 8 से ज़ायद जो सूबाई असम्बली के हल्कों पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने को चैलेंज किया गया। इसमें से बेशतर जो उम्मीदवार हैं वो PTI के रहनुमा शामिल है, जबकि एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मौलाना औरंगज़ेब फारूकी की जानिब से भी जो है वो अपील दायर की गई। बात की जाए पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से तो NA 236 से आलमगीर खान ने जो है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर की, जबकि NA 241 से मुजम्मिल असलम, NA 233 से सुबान अली साहिल, NA 242 और 45 से अमजद इकबाल आफरीदी समेत PTI की जो दीगर रहनुमा है उनकी जानिब से जो है वो अपील दायर की गई, जबकि पीपल्स पार्टी के गुलाम मोहम्मद बंगलानी की जानिब से है हल्का NA 235 के 35 पर जो है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की गई, जबकि मौलाना औरंगज़ेब फारूकी की जानिब से हल्का PS 88 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की। मजमूई तौर पर 18 से ज़ायद जो है वो अपीलें दायर की गई हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी 20 से ज़ायद उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है वो अपीलें दायर की गई थी। बात की जाए कि उम्मीदवार जो है वो 3 जनवरी तक कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने का हक रखते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में भी कौमी असम्बली के 89 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, जबकि सूबाई असम्बली के 61 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं जवेरिया नज़ीर से। जवेरिया नज़ीर, फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है, बताइएगा। में भी आम इंतखाबात के सिलसिला में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है मुस्तरद किए गए हैं, उन्होंने कल जो है लाहौर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपनी अपीलें दायर की हैं। अगर फैसलाबाद की सूरत हाल की बात की जाए तो फैसलाबाद की मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों में से 1003 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हुए हैं, जबकि 89 के करीब उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। कौमी असम्बली के यहाँ पर अगर देखा जाए तो 10 हल्के हैं, सूबाई असम्बली के 21 हल्के हैं। अगर कौमी असम्बली के हल्कों की बात की जाए तो 320 उम्मीदवारों के मंजूर हुए हैं, जबकि 28 के जो है वो मुस्तरद हुए हैं। इनमें से कई ऐसे नुमाया उम्मीदवार भी हैं जिनमें से अगर देखा जाए तो राना सनाउल्लाह के मुकाबले में PTI के डॉक्टर निसार जट थे जिनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो है वो IPP के फरख हबीब हैं जो साबिक वजीर भी रह चुके हैं, उनके कागजात नामजदगी जो है वो भी मुस्तरद हुए हैं। दूसरी जानिब हल्का PP 96 से अगर बात की जाए तो PP 96 से जो है वो सूबाई वजीर हाफिज मुमताज़ जो साबिक सूबाई वजीर है उनके कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए हैं, जबकि साबिक सूबाई वजीर मशीर जो है वो खेल उनके राय उमर फारूक के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हुए हैं। तमाम उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो अपीलें दायर करने का कहा जा रहा था, लेकिन अभी तक ताहाल जो है वो चंद उम्मीदवार ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपनी अपीलें दायर कर चुके हैं, जिनमें से सबसे नुमाया शख्सियात की अगर बात की जाए तो सबसे नुमाया जो है फ़रख हबीब हैं जिनकी जानिब से अपील दायर कर दी गई है। उम्मीदवारों को यही कहना है कि अगर उनकी अपीलें दायर करने पर भी ऐसा मामला नहीं पेश आता तो वो सुप्रीम कोर्ट जाने का उन्होंने ऐलान किया है। ठीक है जवेरिया, बहुत शुक्रिया।
फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। कागजात नामजदगी के पहले 2 मरहले तो मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जिले भर में हसास पोलिंग स्टेशन की तफसीलात जारी कर दी है। जिले भर में 3700 में से 600 से जायद पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। मजीद तफसीलात फैसलाबाद से अपने नुमाइंदे शौकत वट्टू से जानते हैं। शौकत वट्टू, बताइएगा इन हसास पोलिंग स्टेशन के हवाले से। फैसलाबाद में भी आम इंतखाबात के सिलसिला में इलेक्शन कमीशन की जानब से जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। पहले मरहले में उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, फिर दूसरे मरहले में उनकी जांच पड़ताल की गई और अब जो तीसरे मरहले में जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात लगाए गए थे वो उम्मीदवार अपनी अपनी अपीलें जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जमा करवा रहे हैं और उसके बाद जो है वो उनकी अपीलों पर समाअत होगी और फैसला जारी किया जाएगा कि इनके कागजात मंजूर होने हैं या मुस्तरद ही रहने हैं। जबकि दूसरी जानब जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानब से ज़िला भर में जो 3700 के करीब पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, उनमें से 600 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन है वो इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम किए जाएंगे और वहाँ पर आम जो सिक्योरिटी की निस्बत ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाएगी। इस सिलसिला में जो है वो ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस को हदायत भी जारी कर दी गई हैं। इसके अलावा जो वोटर्स की तादाद है ज़िला भर में वो भी जारी कर दी गई है। ज़िला भर में जो है वो 52 लाख से ज़ायद जो वोटर्स हैं उनकी जो लिस्टें हैं वो भी यूनियन काउंसिल की सतह पर या हल्का वाइज जो है वो जारी कर दी गई हैं ताकि जो भी उम्मीदवार हैं वो तफसीलात जो है वो बासानी जो है वो इलेक्शन कमीशन से हासिल कर सकें। जी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के रहनुमा परवेज खटक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, मैंने सूबे में लोग खड़े किए, उन्होंने भी खड़े किए। ये सारी गपशप है, ना एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टमेंट जो पार्टी करेगा, जिस सीट पे करेगा वो नुकसान उठाएगा, क्योंकि उसका अपने आदमी को छोड़कर किसी और की सपोर्ट करना, मेरे ख्याल में वही उनके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। तो मेरा ख्याल नहीं है कि सियासत में कोई हर्फ आखिर कोई चीज़ नहीं होती। असूल होने चाहिए, असूलों पे यही तो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है कि हम मंशूर देते हैं, प्रोग्राम देते हैं और बीच में कुछ और कर जाते हैं, इलेक्शन के बाद उसे भूल जाते हैं। तो ये तो कौन सी सियासत है? ये तो फिर इसके मुल्क के लिए मेरे ख्याल में ठीक बात नहीं है और ये जमहूरियत नहीं है कि आप एक ज़िले में और बोले दूसरे ज़िले पर, तो लोग बेवकूफ़ नहीं है। तो मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता, ना अपने मंशूर के ख़िलाफ़ किसी के साथ जा सकता। खटक साहब, आप मुस्तकबिल के वज़ीर आला कह रहे हैं, तो अगर मखलूत हुकूमत में या अपने हुकूमती इत्तेहाद में किसी को शामिल करना चाहेंगे तो पहली तरजीह कौन सी जुबात होगी? आप देखिए, वो तो इलेक्शन की बात है। हर एक आदमी जब आता है मुकाबले के यही सोचता है कि मैंने सबसे आगे जाना है। अगर मेरा एम ना हो, मुझे हिम्मत ना हो कि मैं उस सीट तक अपने आप को पहुंचा सकूं अपने साथियों समेत, तो फिर तो मैं सियासत में कोई फ़ायदा कोई नहीं। तो बग़ैर एम के कोई नहीं लड़ता और मैं ज़िंदगी में जब भी मुकाबला किया मैं जीत के ले जाता हूँ और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी इस सूबे में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और इलेक्शन के बाद देखेंगे। मेरे तो सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं किसी से बिगाड़ नहीं चाहता और ना बिगाड़ है। इलेक्शन के बाद बैठेंगे और सूबे और मुल्क के लिए फैसला करेंगे। अच्छा, इसी सवाल का जो भी हमारे दोस्त ने बात की है कि एक तासुर है सूबे में कि खटक साहब जो है ना उसको वो वज़ीर आला हो, लेकिन आपका तो अभी पूरे सूबे में तंजीम भी नहीं है, कहीं भी जो है ना अभी तंजीम आपके साथ जो लोग शामिल हो रहे हैं वो भी उनकी भी कोई जो है ना हैसियत नहीं है आमतौर पर अगर देखा जाए। तो ये कैसे वज़ीर आला आप बनेंगे, मतलब किस तरह? ये आप वज़ीर आला मुझे आप तो नहीं बनाएंगे ना, मुझे पता है मैंने काम करना है, मेरे पास कैंडिडेट्स है, मेरे को अल्लाह ने हिम्मत दी है, मैंने इस सूबे की खिदमत की है, बेहतरीन गवर्नमेंट चलाई है, लोगों को पता है और हर ज़िले में मैंने डिलीवर किया है, डेवलपमेंट की है। जो कुछ आप इस सूबे में देख रहे हैं ज़्यादा हाथ इसमें हमारा, चाहे रिफॉर्म्स हैं, चाहे पुलिस है, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे लोगों को इज़्ज़त देना है, चाहे तरक्की कराना है, तो हम अपने कुछ करके आए हैं तब हम मैदान में बात करें। अगर मैंने कुछ किया ना होता मैं इतनी बड़ी बातें ना करता। मुझे पता है कि इस सूबे में इंशाल्लाह लोग समझदार हैं, यंग जनरेशन है, उनको पता है कि काम के कौन लोग हैं और इस सूबे की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा है और कमज़ोर आदमी इस सूबे को आगे नहीं ले जा सकता। खटक साहब, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो लोग आपके साथ थे वो वापस जा रहे हैं, आगाज़ गंडापुर चला गया, और दूसरी तरफ एक मिनट मेरे देखें, ये पार्टियों में आते जाते लोग हैं, एक बंदा चला गया और मेरे साथ 10 और आ रहे हैं। एक मिनट सुने, और मैं ये बात फिर दोहराना चाहता हूँ,
कोई जाता है या आता है सब बाइज़्ज़त लोग हैं। मैं कोई इमरान खान नहीं हूँ, तहरीक इंसाफ नहीं हूँ कि उसके देख में कोई जाएगा वो फरिश्ता है, जो उसको छोड़ के जाएगा वो लोटा है। तो मैं जब पार्टी में गया था तो मैं अच्छा था, मैंने छोड़ दिया तो कहते हैं लोटा है। मैं लोटा नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी बनाई है और मैं इनके मुकाबले के लिए पार्टी सुबह में बनाई है कि तहरीक इंसाफ के साथ मेरा मुकाबला है और ये मुकाबला इंशाल्लाह ज़बरदस्त नतीजा दूँगा। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि एक हफ्ता पहले आप कह रहे थे कि सब जमातों के साथ बातचीत हो रही है और उसके साथ बात करते हैं, सियासी अमल है, लेकिन इस एक हफ्ते में क्या हुआ कि आप इतने जो है ना स्ट्रांग हो गए कि आपने जो है ना अभी कहते कि किसी के साथ नहीं बैठे। लेकिन बात यह है कि मैंने एक हफ्ता या 15 दिन सबसे बातें की हैं, लेकिन एडजस्ट ही नहीं हो रहे हैं। जहाँ सीटों पे उनके लोग खड़े, हमारे भी खड़े, तो हम अपने लोगों की कुर्बानी तो नहीं दे सकते और अपना मंशूर के ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकते। तो ये कोई मैं तगड़ा नहीं हुआ, मैं पहले दिन से तगड़ा हूँ। मैं मैदान में आया हूँ, ताकत के साथ आया हूँ, इंशाल्लाह खिदमत की है, उसके सिला लोग मुझे देंगे। तो इसलिए इत्तेहाद नहीं हो रहे हैं जनाब कि जब हमने ज़िलों में चेक किया तो हमारे वहाँ हमारे लोग भी खड़े, उनके खड़े हैं, तो किस तरह इत्तेहाद हो सकता था। तो मैं पीछे हट गया कि ये काम मेरे बस की बात नहीं है। मैंने उस दिन वजाहत भी की है, मुझे ऑफ़र मेरे लॉयर ने मुझे फ़ोन किया कि हमने अप्लाई किया हुआ है बैट के लिए, तो ये हमें बैट मिल सकता है। मैंने कहा नहीं, इस बैट के लिए केसेस होंगे, झगड़े होंगे, मैं पराए झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। तो मैंने उनको कहा कि अपनी दरख्वास्त वापस ले लो और वही दरख्वास्त दे दो कि हमारी पगड़ी निशान है। तो मैंने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। आप अगर चाहते मैं उस वक्त उस दिन से पहले का मैं दरख्वास्त दिखा सकता हूँ कि ऑफ़र जो उन्होंने अप्लाई किया था, मैंने कहा नहीं, मुझे अपने निशान पर, हमारी निशान जो है पगड़ी है। खटक साहब ये बताएं कि सबके नज़रें नौशहरा पर है क्योंकि काफ़ी अहम मुकाबला है। आपका मद्दे मुकाबिल आपका भतीजा है, दूसरे सीट पर आपका भाई है, तीसरे सीट पर आपके दोस्त का बेटा है उमर खटक, उमर का खेल, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं कुछ नहीं कहूँगा। 8 तारीख को इंशाल्लाह सबको शिकस्त दूंगा अल्लाह की मदद से। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खटक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि मैं पीटीआई की अगेंस्ट खड़ा हुआ हूं और यहां पर केपीके में जितना भी काम किया गया वो हमारी हुकूमत ने किया और हमने ही किया। और लोग जो यंग जनरेशन है वो जानती है कि हमने किस किस शोबे में काम किया, सेहत के शोबे में हमने काम किया, जितने भी वहाँ पर लोग हैं, जो भी वहाँ पर तरक्कियाँ हुई हैं, उन सब में हमने ही काम किया है। ये कहा गया है परवेज खटक की जानिब से। ये कहा गया किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं हो गई, नहीं हो रही, बल्कि हम अपनी अलग जमात के साथ खड़े होंगे और पार्टी की तरह हमारा भी अपना एक मंशूर है, जैसे हर पार्टी का मंशूर है। किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। परवेज खटक की जानिब से साफ साफ अल्फाज में ये बात वाज़ेह कर दी गई है कि अब हम अपनी एक अलग पार्टी हैं पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से, और अब हम ऐसे नहीं हैं कि जो हमारी पार्टी छोड़कर जाए उसको हम लोटा कहें या हम उसको कुछ और कहें। आगे बढ़े, बात करें सिंध पुलिस के तरक्याती फंड्स की। सिर्फ 12% रकम खर्च किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सिंध पुलिस के 52 तरक्याती मंसूबों में 289 थानों और पुलिस अफसरान के दफातर तामीर किए जाने थे। रिपोर्ट की बात की जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के 6 माह में 22 करोड़ 11,09,000 रुपए खर्च किए जा सके हैं और जो बाकी पैसे हैं वो अभी तक खर्च ही नहीं किए जा सके। तो सिंध पुलिस के तरक्याती फंड्स की सिर्फ 12% रकम खर्च किए जाने का अभी तक इंकशाफ हुआ है। सिंध पुलिस के 52 तरक्याती मंसूबों में 289 थानों और पुलिस अफसरान के दफातर जो थे वो तामीर किए जाने थे। और रिपोर्ट जो सामने आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के 6 माह में 22 करोड़ 11,09,000 रुपए खर्च किए जा सके हैं। तो बताते चले कि जो सिंध पुलिस है उसके 52 तरक्याती मंसूबों में 289 थानों और अफसरान के दफातर की जो तामीर है वो भी शामिल है और अभी तक सिर्फ 12% रकम है जो कि दी गई थी तरक्याती कामों में। सिंध पुलिस के हवाले से सिर्फ 12% रकम अभी तक खर्च की जा सकी है और इन 6 माह में 22 करोड़ 11,09,000 रुपए खर्च किए जा सके हैं और अभी तक तामीर बाकी पैसों की नहीं की गई और जो फंड्स जारी किए गए थे अभी तक उनका सिर्फ और सिर्फ 12% इस्तेमाल किया गया है और बाकी कहाँ लगाया गया है ये कुछ मालूम नहीं। और अभी तक बाकी जो मंसूबे हैं उनकी तामीर और तरक्की क्यों नहीं की गई इसके हवाले से भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिंध पुलिस की जानिब से ये किया गया है कि जो उनके 52 तरक्याती मंसूबे थे उनमें 289 थानों की अभी तक तामीर और मुरम्मत होनी थी। शफकत अजीज हमारे साथ मौजूद है। शफकत अजीज,
सिंध पुलिस के तरक्याती फंड्स में से अभी तक से 12% फंड्स है जो इस्तेमाल हुए हैं, बाकी फंड्स कहां पर हैं और बाकी फंड्स कब लगाए जाएंगे? कि साल 2023-24 के लिए जो तरक्याती फंड थे उनका सिर्फ 12% जो है वो रकम खर्च करने का इंकशाफ किया गया है। सिंध पुलिस के 52 तरक्याती मनसूबों में से 299 थानों और पुलिस अफसरान की दफातर जो है वो इस रकम से तामीर किए जाने थे और इन मनसूबों पर 1,69,93,61,60,000 रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। लेकिन रवा माली साल के 6 माह में सिर्फ 22,11,09,000 रुपए जो है वो खर्च हो चुके हैं। इन मनसूबों से 47 थाने और पुलिस अफसरान के दफातर और 5 पुलिस अफसरान की जो रिहाइशगाहें हैं वो बनानी थी। तहम महकमा दाखिला की ये रिपोर्ट है और महकमा दाखिला ने महकमा वर्क एंड सर्विसेज से जो है एक मरासला लिखा है, उसमें कहा गया है कि तरक्याती मनसूबों का रवा माली साल तक जो है वो मुकम्मल कर ले ताकि जो मसले मसाइल डिपार्टमेंट में चल रहे हैं उनमें कमी लाई जा सके। जी, तो अभी तक की क्या कोई डेडलाइन दी गई है? रवा माली साल की अब बात करें, 2024 शुरू हो चुका है, तो क्या डेडलाइन है? देखिए, इस सवाल से अभी तक कोई डेडलाइन जो है वो सामने नहीं आ सकी है। सिर्फ एक मरासला जो है वो सिंध पुलिस के जो महकमा दाखिला है उन्होंने जारी किया है। महकमा वर्क एंड सर्विस जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ही इदारा है, उनको कहा गया है कि ये जो माली साल का जो इख्तिताम है उस तक ये तमाम जो मनसूबे हैं वो मुकम्मल करने की उनको कहा। ये भी कहा कि काम की जो रफ्तार है उसको तेजी से जो है वो बढ़ाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो पंजाब में अदलिया की इमारत के लिए मुख्तस फंड से 40 करोड़ 65 लाख की कटौती कर दी गई है। PND पंजाब ने पब्लिक बिल्डिंग्स डिवीजन CNW डिपार्टमेंट की मुशावरत से कटौती की। मेलसी में 4 सेशन अदालतों की 2 मंजिला इमारत के फंड से 40 लाख, कोटली सत्या में जुडिशल कॉम्प्लेक्स से 1 करोड़ 32 लाख रुपए की कटौती कर दी गई है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पार्किंग और सड़क के दरमियान पुल की तामीर के फंड से 10 करोड़ रुपए दीगर मंसूबों को मुंतकिल कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं, इदरीस शेख हमारे साथ मौजूद है, लाहौर से नियो न्यूज के नुमाइंदे। ये 1 करोड़ 32 लाख रुपए की कटौती की गई है, इसकी क्या वजह है? और 40 करोड़ 65 लाख की कटौती भी की गई है इमारत के लिए जो मुख्तस फंड से, उसमें बताइएगा। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब और पब्लिक बिल्डिंग डिवीजन जो है CNW डिपार्टमेंट, उसकी मुशावरत से ये पंजाब में अदलिया की इमारत के लिए मुख्तस फंड से कटौती की गई है। मेलसी में 4 सेशन अदालतों की 2 मंजिला इमारत के फंड से 40 लाख रुपए, कोटली सतिया में जुडिशल कॉम्प्लेक्स से 1 करोड़ 32 लाख रुपए की कटौती की गई है। इसके साथ साथ लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में पार्किंग और सड़क के दरमियान पुल की तामीर के फंड से 10 करोड़ पे दीगर मनसूबों को मुंतकिल किए गए हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो पसरूर है उसके फंड से 4 करोड़ 86 लाख रुपए, सियालकोट में सेशन जजेस की अदालतों की तामीर के 2 करोड़ और शकरगढ़ जुडिशल कॉम्प्लेक्स से 1 करोड़ 27 लाख रुपए जो है वो कटौती की गई है। इसके साथ साथ कसूर, शेखुपुरा और बिहाड़ी के जुडिशल कॉम्प्लेक्सेस जो है वो 12 करोड़ 22 लाख रुपए की कटौती का शिकार हुए। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच पार्किंग प्लाजा के 2 करोड़ रुपए और पंजाब में जुडिशल अफसरान की रिहाइशगाहों के तो इदरीस शेख की जो कटौती की गई है इसकी वजह क्या सामने आ रही है? किस वजह से कटौती की गई है फंड्स में? तो बिल्कुल, पंजाब हुकूमत जो कि माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए बहुत से ऐसे जो तरक्याती मनसूबे हैं जो कि फंड्स की कमी का शिकार हो रहे हैं, इसकी वजह से ये तमाम तर कटौती करके दीगर मनसूबों को मुंतकिल किए गए हैं। ये तमाम तर फंड्स PND बोर्ड से मुंसलिक जराए का ये कहना है। इसके साथ साथ निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से तरजीही मनसूबे हैं जो कि पूरे पंजाब में चलाए जा रहे हैं। 50 से ज्यादा ये जो है प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए जो है तमाम तर फंड्स जो हैं वो काम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों जो एक रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला पंजाब को और साल की गई थी, उसमें यह बताया गया था कि तरजीही मनसूबों में अक्सरियत जो है 40 के करीब जो मनसूबे हैं वो रवा माह जनवरी 2024 में मुकम्मल हो जाएंगे। इस सिलसिले में मजीद 24 अरब रुपए की डिमांड सामने रखी गई थी और इस रिपोर्ट में यह आगाह किया गया था निगरान वज़ीर आला पंजाब को कि 14 अरब रुपए के वसाइल मौजूद है, जबकि 10 अरब रुपए के मजीद फंड जो है उस रिपोर्ट में मांगे गए थे। इस सिलसिले में PND बोर्ड से मुस्लिक जराए का यह कहना है कि ये तमाम तर फंड्स की जरूरियात को पूरा करने के लिए जो है तमाम तर फंड्स की री अप्रोप्रिएशन की गई है। ठीक है, तमाम तर जो फंड्स है उसमें कटौती की गई है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और मौसम के हवाले से बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में आ चुके हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सर्दी के साथ धुंध का राज भी बरकरार है और रवा हफ्ते की बात की जाए तो धुंध की शिद्दत के बरकरार रखने के इम्कानात भी हैं। और हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब इस वक्त महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर इरफान बिर के साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि रवा हफ्ते मौसम की क्या सूरत हाल होगी। तो आयशा शुएब बताइएगा, क्या कहते हैं ये?
जी बिल्कुल, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क शदीद सर्दी का राज बरकरार है। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध छाए रहने के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं, जबकि आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी हमने देखा धुंध का राज बरकरार रहा। हद निगाह सिफर तक जो है वो रिकॉर्ड की जाती रही। शदीद सर्दी का राज भी बरकरार रहा। इस वक्त हम लोग महकमा मौसमियात में मौजूद हैं। डिप्टी डायरेक्टर इरफान विग साहब हैं, उनसे तमाम तर तफसीलात जानेंगे। देखें, अभी जो रवां हफ्ते में तो हम कोई बारिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ताहम जनूबी पंजाब, जनूबी बलूचिस्तान और सिंध के एक दो इलाकों में जो है ना वो हल्की बारिश अगले 1 से 2 रोज़ में आज और कल में जो है मुमकिन है। लेकिन ओवरऑल जो पंजाब के मैदानी इलाके, वलाई सिंध और जो खिता पठवार के इलाके हैं, यहाँ पर जो है ना वो धुंध जो है ना वो बरकरार रहेगी। और ख़ास तौर पे जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर तो दिन का सूरज भी जो है ना वो नहीं निकलता, जिससे जो औसत दर्जा हरारत है, ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है उसमें काफ़ी हद तक जो है ना वो कमी आई है और सर्दी में इजाफा हुआ। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात बताई और ये बताया कि रवां हफ्ते में बारिशों के कोई इम्कानात नहीं हैं, जबकि पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं और इसके साथ साथ शुमाली बलूचिस्तान के जो इलाके हैं उन पर सुबह रात के औकात में धुंध छाए रहने के इम्कानात भी जाहिर किए गए हैं। इसके साथ साथ खिता पोटोहार और बालाई इलाकों में भी ये कहा जा रहा है कि इसी तरह मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी, जबकि तमाम तर शहरियों को एहतियाती तदाबीर फॉलो करने के भी जो है वो हदायत जारी की गई हैं और ये कहा जा रहा है कि सर्दी से बचने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर को फॉलो किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लाहौर में जारी कैंप का आज आखिरी रोज है। T20 स्क्वाड में शामिल 6 खिलाड़ियों समेत मोहम्मद हसनैन आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा ले रहे हैं। कौमी T20 स्क्वाड के खिलाड़ी कल रात लाहौर से बरासत दुबई ऑकलैंड रवाना होंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते नुमाइंदा न्यूज़ ने चिराग बलोच से। चिराग, बताइएगा इस हवाले से। न्यूजीलैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम जो कि T20 स्क्वाड है उसका तरबियती कैंप जारी है। आज आखिरी रोज़ है, खिलाड़ी जो हैं वो आखिरी रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो कि पाकिस्तान में मौजूद खिलाड़ी हैं उनका जो हो ये तरबियती कैंप था। उन स्क्वाड के खिलाड़ियों के अंदर अगर मैं नाम लूँ, फ़खर जमान मौजूद थे, इफ्तिखार अहमद जो है वो। पाकिस्तान नामा में यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। टॉप स्टोरीज आपने जानी। यहाँ पर आपको बताएं कि जाती उमरा सियासी सरगर्मियों का मरकज बन चुका है। या दूसरे रोज भी कायद नून लीग की ज़ेर सदारत नून लीग के बड़ों की बैठक जारी है और नून लीग रहनुमा IPP से सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक उमूर पर मुशावरत कर रहे हैं। तो इस वक्त जाती उमरा सियासी सरगर्मियों का मरकज बन चुका है, वहाँ पर मुशावरत का अमल जो है वो जारी है और रहनुमा IPP से सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक उमूर पर बातचीत की जा रही है, मुशावरत की जा रही है। वकास कौरी इस वक्त जाती उमरा के बाहर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वकास कौरी, बताइएगा सीट एडजस्टमेंट के हवाले से वहां पर एक अहम मुशावरत और यहाँ बैठक है, उसका हवाल बताइएगा। क्या कोई सीट एडजस्ट हो सकी है या नहीं हो सकी? आज बिल्कुल मरियम, इस वक्त लाहौर के सर्द मौसम में जाती उमरा का सियासी पारा जो है वो इंतहाई गर्म है। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज दूसरे रोज़ जाती उमरा में अहम मुशावरती बैठक जो है वो बुलाई गई। तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके हैं। अंदर जो मुशावरती इजलास है वो जारी है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ, चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह जो है वो भी इजलास में शरीक हैं, जबकि इलेक्शन सेल के जो चेयरमैन हैं नून लीग के इसहाक डार वो भी इजलास में शरीक हैं। इजलास में जो मुस्लिम लीग के पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। लाहौर के कई ऐसे हलके हैं जहां पर नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो खुद आमने सामने आ चुकी हैं। उस हवाले से भी कायद नून लीग जो है वो खुद फैसला कर रहे हैं। इसमें खुसूसी तौर पर NA 121 का हलका है जिस हवाले से कायद नून लीग जो है वो मुशावरत कर रहे हैं। इसके अलावा कई दीगर हलकों में भी नून लीगी उम्मीदवार जो हैं जो वो खुद टिकट का हसूल चाहते हैं, उनमें ही इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। इस वाले से फैसला किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो मीटिंग हुई थी उसमें मुस्लिम लीग काफ से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से पार्टी राय के मुताबिक फैसला कर लिया गया था। ताहम IPP से मुतालिक जो है कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सका था कि उनको कितनी सीटें देनी है, कहाँ सीट एडजस्टमेंट करनी है। उस हवाले से भी मुशावरत जारी है। आपसे कुछ देर पहले कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। वकास कौरी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया।